विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये शहर है और इस शहर का एक और नाम है। इस शहर का एक और नाम है सिटी ऑफ डेस्टिनी, यानी तकदीर का शहर। इसी सिटी ऑफ डेस्टिनी यानी तकदीर के शहर में 30 मार्च की शाम एक पुलिस स्टेशन में 30 साल का एक नौजवान दाखिल होता है। इस पुलिस स्टेशन का जो नाम है गजवाका पुलिस स्टेशन। इस गजवाका पुलिस स्टेशन में एसीपी का भी दफ्तर है। 30 मार्च के शाम की बात है। थाने के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे। 30 साल का ये नौजवान थाने के अंदर दाखिल होता है, चारों तरफ देखता है। उसे एक ऐसा अफसर चाहिए था जिसके सामने जाकर वो अपनी शिकायत रख सके। एक दो लोगों से पूछता है, फिर पता चलता है कि थाने का इंचार्ज कहाँ पर बैठा है। अब वो उसके सामने जाता है और बताता है कि उसका नाम रविंद्र है, उम्र 30 साल है और वो नेवी में एक टेक्नीशियन है। पुलिस वाले समझते हैं वो कंप्लेंट लिखाने के लिए आया। तब वो कहता है कि मैं शिकायत लिखाने नहीं आया, मैं सरेंडर करने आया हूँ, अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूँ। ये सुनकर वहाँ पे आसपास में जो भी मौजूद पुलिस वाले से थोड़े चौंके। फिर उन्होंने उससे पूछा, कैसा तुमने क्या किया है? उसने कहा मैंने एक कत्ल किया और करीब 18 घंटे हो चुके हैं उस कत्ल को किए हुए, पर अब मैं अपने आप को हवाले करना चाहता हूँ। ये सुनते ही कि अब सामने एक कातिल खड़ा है, पुलिस वाले भी अलर्ट मोड पर आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुमने जिसका कत्ल किया, जो लाश है वो कहाँ है? वो पता बताता है। पुलिस वाले फौरन पुलिस की गाड़ी तैयार करते हैं, रविंद्रा को अपने साथ बिठाते हैं और थाने से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। इस अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर एक फ्लैट, उस फ्लैट का नंबर 102। पुलिस वाले उस फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं। फ्लैट में चूंकि ताला लगा हुआ था, पहले बाहर जाली से कुछ लोग मोबाइल से कमरे के अंदर की अब तस्वीर खींच रहे हैं। कमरे के अंदर पंखा ऑन है, बाकी सामान है कमरे में, और सामने एक फ्रिज दिखाई दे रहा है। फ्रिज का दरवाजा बंद है। इधर चूंकि पुलिस वाले जिप्सी में बिठाकर उस शख्स को लेकर उस अपार्टमेंट में आए थे, तो नीचे जब लोगों ने देखा पुलिस की गाड़ी आई, इतने सारे पुलिस वाले आए, तो तमाम पड़ोसी भी चौकन्ने हो गए। थोड़ी देर में पड़ोसियों की भीड़ नीचे जमा थी। अब पुलिस वाले उस अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 102 में दाखिल होते हैं। अंदर जब दाखिल होते हैं तो रविंद्रा दो तरफ इशारे करता है पुलिस को। पहला इशारा उसका फ्रिज की तरफ था। एक पुलिस वाला आगे बढ़ता है, फ्रिज का दरवाजा खोलता है। नीचे का जब दरवाजा खोला गया तो अंदर फ्रिज लगभग खाली। उसके अंदर 2 कटोरियां रखी हुई छोटी छोटी, 2-3 बैंगन है और ट्रे टाइप की कुछ चीज। इसके बाद अब ऊपर का डोर खोला जाता है, जो फ्रीजर है, जिसके अंदर अमूमन हम बर्फ जमाने के लिए या ऐसे खाने या ऐसी चीज़ें, आइसक्रीम जैसी चीज़ें जिसको फ्रोजन कर सके, उसको रखते हैं। जब ऊपर का डोर खुला तो ऊपर के सारे ट्रे और सारी चीज़ें गायब थी। एक बड़ी सी पॉलीथिन, और उस पॉलीथिन के अंदर कुछ ऐसा लगा जैसे ठुसा हुआ है, वो रखा हुआ है। पुलिस वाले उस पॉलीथिन को नीचे उतारते हैं, पॉलीथिन खोलते हैं। उस पॉलीथिन के अंदर एक इंसान का धड़ था, मतलब गर्दन से नीचे और कमर के ऊपर तक का हिस्सा। उस धड़ के दोनों हाथ गायब, सिर गायब, दोनों पैर गायब। पुलिस वालों को लगा कि रविंद्र ने जो कुछ थाने में कहा सच था। अब इसके बाद रविंद्र उसी कमरे में एक बेड की तरफ इशारा करता है। एक पुलिस वाला उस बेड के पास जाता है। नीचे से एक और बैग जैसी चीज बाहर आती है और उसके अंदर से दोनों पैर, 2 पैर और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा बरामद होता है। रविंद्र की निशानदेही पर इस घर के फ्रिज से एक इंसान का धड़, 2 पैर, कमर के नीचे के हिस्से के कुछ चीजें बरामद हो चुकी थी। अब रविंद्र फिर आगे कहानी सुनाता है। पुलिस वाले फिर नीचे उतरते हैं। कुछ पुलिस वाले वो जो लाश के टुकड़े मिले उसे लेकर अस्पताल की तरफ जाते हैं, जबकि बाकी पुलिस वाले पुलिस की एक जिप्सी में बैठते हैं और रविंद्र को लेकर दूर निकल जाते हैं।
इस दौरान में आंध्र प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी मौके पर बुला ली गई थी। अब इन लोगों का रुख था एक जंगल। ये लोग जंगल में पहुंचते हैं, जंगल में इधर उधर भटकते हैं। फिर रविंद्र एक तरफ इशारा करता है, वहाँ जाते हैं, कुछ अधजली सी चीज़ें मिलती हैं। पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है फॉरेंसिक टीम की निगरानी में। वो 2 हाथ और एक सर था। इस तरह एक इंसान की लाश कंप्लीट हो गई। धड़ फ्रिज में मिला, पैर बेड के नीचे, दोनों हाथ और सर जंगल में। अब रविंद्र पुलिस की कस्टडी में। कातिल हालांकि सरेंडर उसने खुद किया। इसके बाद फिर से जांच करने के लिए पुलिस उसे दोबारा लेकर उस अपार्टमेंट में जाती है। अब तक लोगों को पता चल चुका था कि इस फ्लैट में एक कत्ल हुआ है और फ्रिज के अंदर से लाश मिली है। श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब पूनावाला ने का जो केस है, उसने पूरे देश में फ्रिज और फ्रिज की कहानी को घर घर तक पहुंचा दिया। लोगों को गुस्सा आया, चेहरा ढका हुआ था, फिर भी उन्होंने रविंद्र को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे बचाया, बड़ी मुश्किल से वहां से निकाल कर ले गई। अब एक घर से आधी अधूरी लाश और जंगल से बाकी की टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी। रविंद्र खुद कन्फेस कर चुका। अब पुलिस के सामने सिर्फ पूरी कहानी आनी बाकी थी। फिर रविंद्र ने कहानी शुरू की और इस तरह से पूरी कहानी कंप्लीट हुई। रविंद्र की जो पूरी कहानी थी वो कुछ यूं थी। 2021 की बात है। तब रविंद्र नेवी में नौकरी नहीं कर रहा था, विशाखापट्टनम में रहता था और नौकरी की तलाश कर रहा था। इसी दौरान एक ऐप पर, मिंगल ऐप, वो यूज करता था। एक दिन एक लड़की से उसकी बातचीत शुरू हुई। उस लड़की का नाम था मोनिका। कुछ दिनों तक मिंगल ऐप पर दोनों बातचीत करते रहे। फिर इसी बातचीत के दौरान बहुत सारी चीज़ें दोनों की मिली, दोनों में दोस्ती हो गई। और सबसे अच्छी बात इन दोनों के लिए थी कि दोनों विशाखापट्टनम के थे। तो जब एक दूसरे को पता चला कि दोनों विशाखापट्टनम के हैं, तो फिर ये हुआ कि मिलने मिलाने की बात की जाए। फिर उसी मिंगल ऐप के ज़रिए मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और अब दोनों विशाखापट्टनम के कभी किसी पार्क में, किसी थिएटर में, किसी मॉल में मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वक्त बीतता रहा। 21 में ये सिलसिला शुरू हुआ, 22, 23, फिर 24 आ गया। 3 साल दोनों के रिलेशनशिप के हो चुके थे। पर 2024 ने कुछ और ही लिख रखा था। 2024 में रविंद्र की शादी हो गई, लेकिन शादी मोनिका से नहीं हुई, बल्कि एक दूसरी लड़की से हुई। इस शादी की जानकारी मोनिका को भी थी। शादी हो गई, 24 में शादी हुई। अब शादी के बाद थोड़ा मिलना जुलना मोनिका से कम हुआ, लेकिन दोनों का प्यार बना रहा। जब मौका मिलता कभी कभार मिल लेते। अब 2025 आ चुका था। 25 का शुरुआती महीना था। पहले 24 में शादी हुई। 25 के शुरुआती महीने में ही रविंद्र की नौकरी नेवी में लग गई। एक टेक्नीशियन के तौर पर अब रविंद्र नेवी में आईएनएस डेगा पर काम करने लगा। आईएनएस डेगा एक ऐसी जगह है जहां से आप पूरे समुद्र की सुरक्षा और रक्षा कर सकते हैं। इससे जो लड़ाकू विमान हैं वो उड़ान भर सकते हैं और ये समंदर पर दुश्मनों की निगरानी करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। एक तरह से एक वायु स्टेशन है आईएनएस डेगा। एक वायु स्टेशन एक बड़े से जहाज़ पर, जिससे जंगी जहाज़ उड़ान भरें, लैंड करें और किसी भी इमरजेंसी में वो फौरन एक्शन लें। तो इसी आईएनएस डेगा पर अब उसकी जॉब लग गई। एक बतौर टेक्नीशियन वो काम करने लगा। इधर नौकरी लगी, उधर दूसरी खुशखबरी आई। पता चला कि रविंद्र बाप बनने वाला है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। लेकिन इन सारी चीज़ें होने के बावजूद मोनिका और उसके रिश्ते अभी भी फल फूल रहे थे। इस दौरान में ये हुआ कि कई बार मोनिका ने पैसे मांगे, रविंद्र ने उसे दिए। लेकिन फिर धीरे धीरे अब चूंकि मिलना जुलना कम हो रहा है, वो नौकरी भी कर रहा है, घर पे पत्नी भी है, तो कई बार मोनिका को जब वो पैसे नहीं देता तब वो उसे कहती कि मैं तुम्हारी पत्नी को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देंगे।
वो उसे समझाता, फिर पैसे देता। इस तरह कर कर के पिछले 3-4 सालों में करीब 3.5 लाख रुपए वो मोनिका को दे चुका था। अब इसी दौरान मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का वक्त आ रहा था, और इसी अप्रैल में, जो कल से महीना शुरू हो रहा है, उससे पहले का वक्त था, लेकिन मार्च में ही डिलीवरी हो गई और रविंद्र एक बेटे का बाप बन गया। अब चूंकि वो गर्भवती थी तो डिलीवरी के लिए मोनिका अपने मायके चली गई। अब विशाखापट्टनम में अपने घर में रविंद्र अकेला था। इस दौरान में मोनिका उसे लगातार फ़ोन करती, पैसे मांगती। पत्नी मायके में है, घर पे वो अकेला है, परेशान भी है कि कब तक पैसे दूंगा, और वो ये भी धमकी दे रही है कि तुम्हारी पत्नी को अपने रिश्ते के बारे में सब बता देंगे। 29 मार्च की रात की बात है। 29 मार्च की रात रविंद्रा मोनिका को फ़ोन करता है, कहता तुम घर आ जाओ, घर पर कोई है नहीं, पत्नी गई हुई है और तुमसे बातें करनी है। मोनिका घर आ गई। जब घर आई तो फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। पैसे की भी बात हुई और धमकी की भी बात हुई। पहले बातचीत समझाने की बात थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बातचीत झगड़े में बदल गई। उसके बाद झगड़ा इस कदर बढ़ा कि रविंद्र ने अपने दोनों हाथों से मोनिका का गला घोट दिया इसी 102 नंबर फ्लैट में, जिसके आसपास तमाम पड़ोसी थे। लेकिन इनके झगड़े या लड़ाई किसी की भी आवाज़ किसी भी पड़ोसी के कानों तक नहीं गई। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल निर्जीव मोनिका अब गिर पड़ी। रविंद्र ने देखा उसकी सांसें थम चुकी थी। जिस तरह से उसने गला दबाया था उसके बाद बचने की गुंजाइश भी नहीं थी। गुस्से में पहले से था, लेकिन जब अब उसे पता चला कि मोनिका मर चुकी है, तब वो घबराया कि अब क्या करें, लाश का क्या करें। कुछ देर तक वो उसी लाश के करीब बैठा रहा, सोचता रहा, और तभी अचानक उसके दिमाग में श्रद्धा और आफ्ताब पूना वाला केस घूम गया। ये कहानी देश के हर घर तक पहुंच चुकी थी। ये उसने पुलिस को पूछताछ में बताया। जब उसे लगा कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, तब आफ्ताब और श्रद्धा का केस जब उसके दिमाग में घूमा तो उसने कहा कि लाश के टुकड़े कर किश्तों में इसको ठिकाने लगा देंगे। लेकिन उसके पास कोई तेज धार चाकू था नहीं। दरवाज़ा बंद किया और शाम के ही वक्त, बल्कि रात ज़्यादा बीती नहीं थी, वो पास की एक दुकान में गया एक तेज धार चाकू या आरी खरीदने के लिए। इत्तेफाक से उस दुकानदार के पास इतना बड़ा चाकू था नहीं, किचन नाइफ छोटा वाला था। उसने उसे छोड़ दिया, वापस घर आया। घर आने के बाद ऑनलाइन उसने एक बड़े और तेज धार चाकू का ऑर्डर किया। घंटे भर के अंदर चाकू डिलीवर भी हो गया। इसके बाद अब वो आराम से घर में बैठता है और उस लाश के 3 अलग अलग टुकड़े करता है। पहले सर को धड़ से अलग करता है, फिर दोनों हाथों को अलग करता है, फिर दोनों पाँव को। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अलग करने के बाद वो धड़ को एक पॉलीथीन में पैक करता है, फ्रीज़र से ऊपर से सारा सामान बाहर निकालता है और वो उसमें फिट कर देता है। पहले उसका ये भी था कि बाकी के लाश के टुकड़ों को फ्रिज के नीचे रखेंगे, तो फ्रिज के नीचे के भी ट्रे वरे उसने हटा दिए। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि आज रात को ही ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद उसने जो दोनों पैर थे और कमर के निचले का हिस्सा, उसको एक ट्रॉली बैग में रखा और घर के अंदर रख दिया। बाकी के जो हिस्से थे, सर और हाथ, उसे अलग रखा। फिर जब रात का अंधेरा हुआ तो वो सर और दोनों हाथ को लेकर घर से 60 किलोमीटर दूर एक जंगल में पहुंचता है और उस जंगल में ले जाकर उसे जला देता है। साथ में मोनिका के मोबाइल को भी जला देता है। ये सब करने के बाद वो घर लौटता है। घर आने के बाद अब भी फ्रिज में धड़ और दोनों पैर बेड के नीचे पड़ा हुआ है। उसी आलम में वो घर में सो जाता है। सुबह होती है। अब वो इंतज़ार करता है। पहले उसका आइडिया ये था कि रात को ही बाकी के लाश को ठिकाने लगा दें, लेकिन लगा बार बार घर से निकलेंगे, चोर के अंदर डर होता है तो पकड़े न जाए। तो उसने सोचा अगली रात ठिकाने लगाएंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। अब 30 मार्च की तारीख आ चुकी थी। 29 मार्च की रात ये सब कुछ हुआ। 30 मार्च की सुबह हुई। रविंद्र अब बेचैन होने लगा।
एक डर भी कि पकड़े ना जाएं, एक डर भी कि कोई घर में ना आ जाए, एक डर भी कि कहीं लाश के टुकड़ों की सच्चाई सामने ना आ जाए, एक डर ये भी कि जो कल रात उसने लाश ठिकाने लगाए कहीं किसी की नज़र ना पड़ी हो, एक डर ये भी कि मोनिका के घर वाले रात तक पूरी रात इधर ही थी, कहीं ढूंढने ना लगे और घर वाले पुलिस के पास ना जाए और पुलिस उस तक ना पहुंच जाए। तो ऐसे तमाम डर उसे घेरे हुए थे। दोपहर हो गई। दोपहर को वो और ज़्यादा बेचैन होने लगा। सोचा क्या करूं, भाग जाऊं। तभी उसे ख्याल आया अपने एक दोस्त का, उसका एक बहुत करीबी दोस्त। उसने उसे फ़ोन किया। उसे फ़ोन कर कहा कि कल रात मैंने अपने हाथों से मोनिका को मार डाला। उसका वो दोस्त उसके और मोनिका के इस रिश्ते के बारे में जानता था, क्योंकि वो हर बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। जब दोस्त ने फ़ोन पर यह सुना तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैंने मारा, फिर चाकू से काटा, फिर लाश के कुछ टुकड़े मैंने जला भी दिए, पर अभी भी धड़ और दोनों जो पैर हैं वो मेरे घर में हैं, और रात को मैं इनको ठिकाने लगा दूंगा और इसके बाद आगे का देखूंगा। उस दोस्त ने कहा कि तू ऐसा मत कर, तू पुलिस स्टेशन जा, अपने जुर्म को कबूल कर और पुलिस को सच सच बता दे, क्योंकि आज नहीं तो कल पुलिस तुझ तक पहुंच जाएगी। तू भागता रहेगा पर कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद दोस्त ने उसे समझाकर फोन काट दिया। अब रविंद्रा को समझ में नहीं आ रहा कि वो दोस्त की बात माने, पुलिस में जाकर गिरफ्तार हो, जेल जाए या फिर विशाखापट्टनम से भाग जाए। काफी उधेड़बुन में अगले कुछ घंटे बीते। फिर ठीक शाम करीब 5 बजे का वक्त रहा होगा, उसने फैसला किया कि वो भागेगा नहीं, न बाकी के लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाएगा। वो पुलिस स्टेशन जाएगा और जाकर अपनी सारी कहानी सुनाएगा। इसी के बाद वो 30 मार्च की शाम गजुका पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर पूछता है कौन है इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, और फिर जाकर कहता है कि मैं सरेंडर करने आया हूँ, मैंने कत्ल किया है और कुछ लाश के टुकड़े मेरे घर पर हैं। फिर पुलिस उसे अपने साथ लेकर उस फ्लैट नंबर 102 पर जाती है, जहाँ फ्रिज और बेड के नीचे से लाश के टुकड़े बरामद होते हैं। फिर जंगल से बाकी की लाश के टुकड़े बरामद होते हैं और इसके बाद अब कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। पुलिस हिरासत में है इस वक्त रविंद्रा। आगे की पूछताछ हो रही है कि उसने जो कत्ल का मोटिव बताया है कि ब्लैकमेलिंग और पैसे, क्या वही सच है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। उधर जब ये सारी चीज़ें हुई तो विशाखापट्टनम के लोकल मीडिया में ये खबर आई। जब ये खबर आई तो रविंद्रा की पत्नी के घर तक ये खबर पहुंची, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, और किसी को यकीन नहीं हो रहा है। अब यहाँ रविंद्रा, उसके किस्मत में जेल है, उधर उसकी वाइफ की तकदीर ये कि इधर बेटा पैदा हुआ और पति अब एक लगभग एक तरह से तो बिछड़ ही गया, क्योंकि उसने काम ऐसे किए। तो एक साथ कई घर पर इसका असर हुआ। तो द सिटी ऑफ डेस्टिनी, विशाखापट्टनम, तकदीर का शहर, भाग्य का शहर। मोनिका के भाग्य में यही लिखा था शायद इस शहर में। रविंद्रा को एक कत्ल करना था, शायद यही था। और रविंद्रा की पत्नी और उसके बच्चे, जिनका कोई कसूर नहीं, पूरी जिंदगी वो इसी तोहमत के साथ कि उनका पति एक कातिल और उसने कत्ल भी ऐसा किया कि लाश के टुकड़े कर फ्रिज के अंदर रखा, बेड के नीचे रखा, जलाया। वहाँ के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा कि विशाखापट्टनम जैसे शहर में दिल्ली की श्रद्धा और आफताब पूनावाला की कहानी दोहराई जा सकती है, लेकिन ये हुआ। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।